अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारा जंजुआ इज़ हियर। आज हम लोगों ने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है उसका टाइटल है टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, कि कौन से तरीके होते हैं या कितनी अक़साम होती हैं ट्रांसपायरेशन की जिनके थ्रू वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा होता है या वाटर लॉस हो रहा होता है किसी भी प्लांट की सरफेस से या किसी भी लीफ की सरफेस से। सबसे पहले ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रांसपायरेशन मींस लॉस ऑफ प्लांट्स वाटर टू इट्स इन्वायरमेंट थ्रू इवेपोरेशन। ट्रांसपायरेशन है लॉस ऑफ वाटर। कहाँ से करना है वाटर लॉस? वाटर लॉस प्लांट से वाटर लॉस होगा, उसके इन्वायरमेंट में वाटर लॉस होगा थ्रू इवेपोरेशन। मींस बुखारात की फॉर्म में वाटर जो है वो इवेपोरेट हो रहा होगा, वाटर लॉस हो रहा होगा फ्रॉम लीफ से सरफेस। अब वो लीफ की सरफेस पे हो सकती है या प्लांट की कोई भी सरफेस हो सकती है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपायरेशन। अब डायग्राम से देखें तो रूट्स एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को फ्रॉम सॉइल, और फिर ये वाटर एब्जॉर्ब्ड वाटर जो है ये जाता है स्टेम में, और स्टेम जो है ना वो इस वाटर को एडहेयर करता है और एक कॉलम की फॉर्म में यहाँ तक वाटर पहुँचता है। और उसके बाद जो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है ना, फॉर एग्जांपल लीफ वगैरह जो होता है, वहाँ तक जाता है वाटर। और फिर टेम्परेचर अगर हाई हो, सनलाइट ज़्यादा हो, तो फिर वाटर जो है वो एवापोरेट हो रहा होता है लीफ की सरफेस लीफ की सरफेस से। सनलाइट अगर ज़्यादा होगी तो वाटर एवापोरेशन का रेट जो है वो भी ज़्यादा होगा। अब टाइप देख लेते हैं। एक होती है क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन में ट्रांसपायरेशन होती है अगेन वही लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स विया द क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है ना वो एक थिन लेयर होती है। ये लेयर प्रेजेंट होती है बेसिकली एपिडर्मस के ऊपर। मींस अगर लीफ से वाटर इवेपोरेट हो रहा है तो लीफ की जो एपिडर्मस है उस एपिडर्मस के ऊपर एक लेयर होगी, वो होगी क्यूटिकल। तो जब क्यूटिकल से वाटर इवेपोरेट हो रहा होगा उसको कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। यहाँ से डिफ्यूज़ होता है वाटर या इवेपोरेट होता है लीव्स की सरफेस से या हर्बेशियस स्टेम से, और इवेपोरेट होकर जाता है एटमॉस्फेयर में। तकरीबन 5 से 7% जो ट्रांसपायरेशन होती है ना वो क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन के थ्रू हो रही होती है। उसके बाद है हमारे पास लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन में भी लॉस ऑफ वाटर होता है लेकिन लेंटी सेल्स से हो रहा होता है। और लेंटी सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये फ्रूट्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और वुडी स्टेम के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। मीन्स तने के ऊपर, छाल के ऊपर, बार्क के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। उनको कहा जाता है लेंटी सेल्स। जब वहाँ से वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है इस प्रोसेस को कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। मसलन अगर आप लोग गौर से कभी अनार को देखें तो अनार के जो शेल होता है ना, उसका होल, उसके ऊपर ना आप लोगों को कुछ स्पॉट्स नज़र आएंगे। तो बेसिकली उन स्पॉट्स से थ्रू ना या उन पोर्स से वाटर इवेपोरेट हो रहा होता है। और जो दरख्त की छाल होती है या जो तना होता है उसके ऊपर छाल प्रेजेंट होती है, तो वहाँ से भी ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। उसके बाद स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन जो है ना, ये हमारे पास थर्ड है। स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन जो सबसे ज़्यादा रेट में ट्रांसपायरेशन होती है ना, मींस 90% ऑफ टोटल ट्रांसपायरेशन जो है वो स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन के थ्रू होती है, क्योंकि लीव्स के पास स्ट्रोमेटा होता है, उसने वाटर को स्टोर किया हुआ होता है। लेकिन जब वाटर लॉस करता है तो तब वो वाटर इवेपोरेशन का काज बन रहा होता है। अब ये लीफ है, लीफ को डाइसेक्ट किया हुआ है, उसकी सरफेस है, सबसे ऊपर है क्यूटिकल, उसके बाद अपर एपिडर्मस, और उसके बाद यहाँ पे पैलिसेड की लेयर है, यानी ये भी टिश्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, कुछ एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, फिर स्पॉन्जी मेसोफिल की लेयर प्रेजेंट है, और फिर है लोअर एपिडर्मस। लोअर एपिडर्मस के साइड पे हमारे पास होते हैं गार्ड सेल्स, और मेम्ब्रेन के पास होते हैं हमारे पास स्ट्रोमेटा। गार्ड सेल्स ओपन या क्लोज होते हैं तो तब स्ट्रोमेटा जो है ना वो वाटर को लॉस कर सकता है या वाटर को अब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि गार्ड सेल्स कैसे चेंज होते हैं जब वाटर को इनटेक करते हैं या जब वाटर को रिमूव कर रहे होते हैं। इससे यहाँ पे सिर्फ वाटर नहीं आएगा, यहाँ पे आयंस भी आएंगे। जब स्ट्रोमेटा ओपन होता है ना तो पोटेशियम आयंस वैक्यूल के अंदर एंटर हो जाते हैं, फिर वाटर भी एंटर हो जाता है और सेल टर्जिड हो जाता है, फूल जाता है, क्योंकि उसके अंदर आयंस भी आ गए और उसके अंदर वाटर भी आ गया। फिर जब स्ट्रोमेटा क्लोज्ड होता है तब पोटेशियम आयंस जो है वो वैक्यूल से बाहर निकले हुए होते हैं, वाटर भी नहीं होता वहाँ पे, और स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाता है और लूज़ कर देता है टर्जिडिटी को। अब यहाँ पे नहीं फूला होता, अब वो कोलैप्स होया होता है, सिकुड़ा हुआ होता है जब स्ट्रोमेटा क्लोज होता है। स्ट्रोमेटल ट्रांसपायरेशन की अगेन डायग्राम है। यहाँ पे अपर एपिडर्मस है, क्यूटिकल है, फिर अपर एपिडर्मस है,
क्यूटिकल जो है ना वो प्रिवेंट करती है वाटर लॉस को, लेकिन इसलिए क्यूटिकल के थ्रू ना तकरीबन 1% सिर्फ ट्रांसपायरेशन हो रही होती है, बहुत कम रिश होती है। गार्ड सेल्स होते हैं वो ओपन और क्लोज करते हैं स्टोमेटा को। उसके बाद मीज़ोफिल सेल्स होते हैं ना, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, कुछ एयर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। फिर लोअर एपिडर्मिस होती है। स्टोमेटा जो होता है ना वो उसकी ओपनिंग करती अलाउ करती है गैसेस को, आइंस को, वाटर को मूव, ताकि वो मूव कर सकें लीफ के अंदर। गार्ड सेल्स की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज हो रहा होता है, और उसके बाद फिर अगेन वही क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। उसके बाद देख लेते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में क्या रोल प्ले करता है। गार्ड सेल्स एक्ट एज वॉल्व्स। गार्ड सेल जो है ना वो जैसे सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं होता है कि उसने गेट को खोलना है या गेट को बंद करना है, इसी तरह जो गार्ड सेल्स होते हैं ना उन्होंने स्टोमेटा को ओपन करना होता है या क्लोज करना होता है। स्टोमेटा के ओपन होने या क्लोज होने में ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, विंड, एयर, लाइट, ह्यूमिडिटी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन और स्टोमेटा का रिस्पांस। गार्ड सेल्स जो है ना वो रिस्पांस कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर से, और फिर स्टोमेटा जो है ना वो अपने रिस्पांस के तौर पे ओपन होता है या क्लोज होता है। कुछ हाइपोथेसिस पेश किए गए थे जो डिस्क्राइब करते थे कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। उसमें एक हमारे पास आता है स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इसको जर्मन बोटेनिस्ट ने दिया था एच वैन मोल। इसने डिस्क्राइब किया था कि डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं और ड्यूरिंग नाइट स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो इसने डिस्क्राइब किया कि दिन में लाइट सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होती है। मैलिक एसिड जो होता है ना वो विद इन गार्ड सेल्स ऑफ लीव्स प्रोड्यूस होता है, और मैलिक एसिड से मेलेट आयंस प्रोड्यूस होते हैं और एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस होता है। पोटाशियम आयंस जो होते हैं ना वो एक्सचेंज करते हैं सब्सिडरी सेल्स होते हैं ना वो गार्ड सेल या स्टोमेटा सेल के को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और एपिडर्मल सेल्स आर ज्वाइनिंग द गार्ड सेल्स। उसके बाद पोटाशियम आयंस एंटर होते हैं और मेलेट आयंस एंटर होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है और हाई लेवल होता है उसका, क्योंकि आयंस और पोटाशियम आयन और मलेट आयन जो है ना उसने वो एंटर हुआ है गार्ड सेल के अंदर। गार्ड सेल में एंडोस्मोसिस होती है कि वाटर जो है वो गार्ड सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद गार्ड सेल टर्जिट हो जाते हैं, फूल जाते हैं और स्टोमेटा ओपन हो जाता है। नाइट टाइम में, डार्क में, नाइट टाइम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, एब्सिसिक एसिड रिलीज़ होता है और वो पोटाशियम आयंस की कंसनट्रेशन को चेंज कर देता है। पोटाशियम आयंस जो होते हैं वो दोबारा सब्सिडरी सेल्स के पास चले जाते हैं, पीएच गार्ड सेल की डिक्रीज़ हो जाती है और स्टार्च प्रोड्यूस होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाता है, वाटर जो है वो गार्ड सेल से रिलीज़ आउट हो जाता है, एक्सोस्मोसिस हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। फिर एक दूसरी थेरी दी गई थी जिसको पोटाशियम आयन की थेरी कहते हैं या इन्फ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयंस कहते हैं। इसमें सारा काम जो था ना वो कहा गया था कि पोटाशियम आयंस करते हैं। पोटाशियम आयंस की कंसनट्रेशन होती है सेम होती है गार्ड सेल्स में भी और एपिडर्मल सेल्स में भी। लाइट जो पोटाशियम को एक्टिवेट करती है, वो पंप करता है, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है और एपिडर्मल सेल्स तक जाता है और गार्ड सेल्स तक जाता है। और फिर फ्लैसिड कब होगा और स्टोमेटा क्लोज्ड कब होगा, जब आउटसाइड द इन्वायरमेंट से सारी पोटाशियम आयंस जो है वो इनसाइड मूव कर रहे होंगे। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपायरेशन को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, उसके रेट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। तो उनमें हमारे पास आती है सबसे पहला फैक्टर है लाइट, सनलाइट। जब ज़्यादा सनलाइट होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा क्योंकि इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सनलाइट ज़्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम होगी, स्टोमेटा ओपन होगा और पोटाशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर ट्रैवल कर जाएंगे। ह्यूमिडिटी और वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, वाटर लॉस ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा वाटर होगा तो जितना वाटर होगा उतना ही लॉस होगा ना। फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा और डिफ्यूजन कम होगी और ट्रांसपायरेशन का लेवल भी कम हो जाएगा। जब ह्यूमिडिटी नहीं होगी ना तब डिफ्यूजन भी कम होगी और ट्रांसपायरेशन का लेवल भी कम हो जाएगा। फिर विंड कहते हैं मूविंग एयर को, जब हवा चल रही होती है ना उसको कहते हैं विंड। जब साकित हवा होती है ना उसको कहते हैं एयर। तो विंड हाई ट्रांसपायरेशन होती है, स्टिल एयर हो तो जब हवा चल रही होगी तो ट्रांसपायरेशन का लेवल ज़्यादा होगा, और जब स्टिल एयर हवा साकित होगी, मूव नहीं कर रही होगी, तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर भी एक फैक्टर होता है। लो वाटर होगा, लो ट्रांसपायरेशन होगी, हाई वाटर होगा, हाई ट्रांसपायरेशन होगी।
उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपरेशन एज ए नेसेसरी इवल। पीछे हमने सारे इसके फ़ायदे बताए हैं कि ट्रांसपरेशन के क्या फ़ायदे होते हैं, लेकिन ट्रांसपरेशन के कुछ नुकसानात भी होते हैं। हमें पता है कि ट्रांसपरेशन के थ्रू मुसलसल वाटर लॉस हो रहा है। तो जब मुसलसल वाटर लॉस हो रहा है और प्लांट को दोबारा पानी भी नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली प्लांट को वाटर शॉर्टेज हो जाएगी, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, उसको वो मुरझाना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत डेसिकेट हो जाएगा, वाटर शॉर्टेज हो जाएगी। और अगर यही कंडीशन मुसलसल रही तो मुमकिन है कि जल्द ही प्लांट की डेथ भी हो जाएगी, जैसा कि कहत वगैरह की सूरत में होता है। जब पानी नहीं मिल रहा होता प्लांट्स को तो वो मुरझा जाते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन देख लें तो यहाँ पे ट्रांसपायरेशन पुल, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक खिंचाव पैदा हो रहा होता है जिसके थ्रू वाटर और मिनरल्स जो हैं वो सॉइल से या रूट से लीफ तक ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन बाय ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, जो भी वाटर या जो भी मिनरल्स सॉइल से आए होते हैं ना, वो प्लांट के हर पार्ट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं। फिर थर्ड प्रोसेस होता है कि जब वाटर इवेपोरेट होता है ना लीफ से, तो इवेपोरेशन के बाद कूलिंग इफ़ेक्ट देता है प्लांट को, मींस के टेम्परेचर जो है ना वो चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सनलाइट ज़्यादा है तो टेम्परेचर हाई होगा, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। लेकिन जब इवेपोरेशन हो जाएगी ना, तो उसके बाद प्लांट का जो टेम्परेचर है ना वो कम हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा प्लांट, यानी माइनस वाली साइड पे इसका टेम्परेचर हो जाएगा। अगर माइनस में नहीं भी होता तो भी, अगर पहले 37 डिग्री था प्लांट का टेम्परेचर तो अब 30 हो जाएगा और कूलिंग इफेक्ट देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जब हमें पसीना आता है, हम बाहर से घूम फिर के आए हैं धूप में, तो हमारा जिस्म बहुत गर्म हुआ होता है। लेकिन जैसे ही हम घर में छाँव के नीचे आते हैं या पंखे के नीचे बैठते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा पसीना आया होता है वो सूख जाता है और हमारे जिस्म जो है ना वो ठंडा हो जाता है। वो ठंडा इसलिए होता है क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर और हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जो है वो स्टेबलाइज हो रहे होते हैं। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास आता है गैसियस एक्सचेंज। हमें अच्छी तरह पता है कि प्लांट्स जो है ना वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ह्यूमन बींग गैसेस एक्सचेंज करते हैं। जो इंसान है ना उन्होंने ऑक्सीजन को इनटेक करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज़ करते हैं। लेकिन जो प्लांट्स है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रहे होते हैं। आई होप आज के लेक्चर में जितना कुछ हम लोगों ने डिस्कस किया है उसकी आपको समझ आ गई होगी। ये वाला टॉपिक जो है ना ये यहाँ पे एंड हो जाता है। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।